पिया और आरब कमरे में साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। मुस्कान कुछ काम से उनके कमरे की तरफ आई थी। उन दोनों को साथ में एक ही प्लेट में खाना खाते हुए देखकर बाहर ही रुक जाती हैं और उनकी बातें सुनती हैं। उसे पिया और आरब का इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो नर्स जो मुस्कान के साथ थी, वो उससे कहती हैं, क्या हुआ मैम, अंदर नहीं जाना? उसकी आवाज़ से मुस्कान अपनी सोच से बाहर आती हैं। वो अपनी सोच पर काबू रखती हैं और दरवाज़ा नॉक करके अंदर जाती हैं। आरव और पिया उसे अंदर आया देखकर थोड़ा दूर बैठ जाते हैं। मुस्कान बोली, सो सॉरी गाइज, कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं, तुम यहाँ कैसे? कुछ चाहिए था मुझे फ़ोन कर देना था ना। डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए मना किया है, पता है ना? तो मुस्कान बोली, हाँ पता है, वो सब तो बस कुछ काम था, पर अगर तुम लोग बिजी हो तो मैं बाद में आ जाती हूँ। कोई बात नहीं। तो आरव बोला, नहीं, बोलो क्या काम था? मुस्कान बोली, वो दरअसल मेरे रूम के बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा है और मुझे नहाना था। तो वो सबसे नज़दीक तुम्हारा कमरा था, तो मैंने सोचा तुम्हारे कमरे का बाथरूम यूज कर लूँ। तो आरव बोला, ओह, बहुत दिनों से गेस्ट हाउस में कोई रहा नहीं है, तो शायद गीज़र खराब हो गया होगा। मैं उसे कल ठीक करवा दूंगा। पर अभी तुम आरव और पिया कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो मुस्कान बोली, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं अभी के लिए यूज कर लूँ ना? पिया बोली, नहीं, वो यहाँ तो। पर आरव उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, तुम साक्षी के रूम में चली जाओ, मैं वहाँ इंतज़ाम करवाता हूँ। और साक्षी का बाथरूम भी बड़ा है, तो तुम्हें वह कंफर्टेबल रहेगा। आरव और पिया को अपने शिमला के फार्म हाउस की बाथरूम की याद आ गई थी और उस वजह से दोनों अभी भी शर्मा रहे थे। तो मुस्कान बोली, हाँ मैंने पहले वही सोचा, पर साक्षी का कमरा यहाँ से दूसरी तरफ है और तुम्हारा कमरा यहाँ से ज़्यादा पास था, तो मैंने सोचा यहीं आ जाती हूँ। पर तुम लोग ऐसे मना क्यों कर रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं साक्षी के कमरे में चली जाती हूँ। तो पिया बोली, नहीं मुस्कान, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमारा बाथरूम यूज कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जल्दी करना प्लीज़, वो काफ़ी रात हो गई है और सुबह आरव की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, बस इसलिए। मुस्कान अजीब नज़रों से दोनों की तरफ देखती हैं और फिर चेहरे पर झूठी स्माइल दिखाकर बाथरूम में चली गई, अपने कपड़े लेकर जो वो साथ लेकर आई थी। आरव छत पर टहलने गया था और पिया बेड पर बैठे किताब पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर मुस्कान बाहर आई। वो पिया से कुछ बात करना चाहती थी, पर उसे याद आया कि काफ़ी देर हो गई और आरव भी कमरे में नहीं है, तो वो भी वहाँ से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद पिया आरव को मैसेज करती हैं और आरव नीचे आ जाता है सोने के लिए। अगले दिन सुबह सगाई के फंक्शंस की वजह से सब लोग काफ़ी थके हुए थे। उसमें भी राज नेहा के साथ डिनर पर गया था और रात को देर से आया था, तो उसे ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। पर कल की रात उसके लिए सबसे बेस्ट थी। उसने नेहा के साथ अपने सबसे अच्छे पल बिताए। वह काफ़ी देर से उठा था और जब वह नीचे आया तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे। राज बोला, आप सब धीरे धीरे खाना, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर वह सीधे अपने कमरे की तरफ भागने लगा, लेकिन रास्ते में वह मुस्कान से टकरा जाता है जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। राज पहले तो जल्दी जल्दी में सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, पर जब उसकी नज़र मुस्कान पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है। मुस्कान उसे देखकर स्माइल करती हैं, पर राज उसे देखकर दो बार अपनी आंखें मसलता है और फिर पीछे डाइनिंग टेबल पर बैठे सबकी ओर देखता है। राज बोला, बड़ी माँ, क्या आपको भी यहाँ मुस्कान दिखाई दे रही है क्या? उसकी बात सुनकर राधा जी अपने सर पर हाथ रख देती हैं। पिया पीछे से आती हैं और राज से कहती हैं, सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको मुस्कान दिख रही है, क्योंकि वो सच में यहाँ खड़ी है। तो राज बोला, क्या? राज को यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी सुना। आरव भी उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे आता है और बहुत ही कैजुअली दोनों के साइड से निकलकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है। आरव को इतना आराम से ऐसे गुजरता देख
राज को और भी बड़ा झटका लगा। वो आंखें बड़ी बड़ी करके आरव की तरफ देख रहा था। जब आरव उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ और नाश्ता कर ले, ऑफिस जाते हुए रास्ते में सब बताता हूँ तुझे। इतना बोलकर आरव आराम से नाश्ता करने लगा। राज अभी भी वैसे ही खड़ा था, शॉक्ड। भाई, अब जोर का झटका तो लगना ही था। अपने भाई की होने वाली एक्स बीवी को घर में देखेगा, और वो भी सुबह सुबह। और फिर भी सबका बिहेवियर इतना नॉर्मल। ऑफिस जाते वक्त आरव कार ड्राइव कर रहा था और राज उसके बाजू में बैठा था और उसे घूर रहा था। तो आरव बोला, कब तक घूरेगा? घर से निकले भी 10 मिनट हो गए। तुम कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करोगे कि मुस्कान सुबह सुबह हमारे घर में क्या कर रही थी? लंबी कहानी है। हाँ, तो मेरे पास बहुत टाइम है। बता, अब क्या चल रहा है ये सब? आरव गहरी सांस लेता है और फिर शुरू से लेकर सारी बातें राज से बताता है। राज पहले तो सारी बातें ध्यान से सुनता है, पर फिर गुस्से में आरव पर चिल्लाता है, तू क्या पागल हो गया है? तू उस लड़की को हमारे घर कैसे रहने दे सकता है? तूने भाभी के बारे में सोचा एक बार भी? हम दोनों ने मिलकर ही ये फैसला लिया था। अरे, पर भाभी तो बोली है, वो तो कभी बोलेगी नहीं। पर तुझ में भी समझ है कि नहीं? आरव बोला, यार अब इसमें पिया को बीच में क्यों ला रहा है? उसका क्या लेना देना है यहाँ? तो राज बोला, भाई भूल मत, वो बीवी है तेरी। अरे जानता हूँ, पर असली की बीवी थोड़ी ना है। तू भी जानता है कि हम दोनों की शादी किन हालातों में हुई थी। बस नाम का रिश्ता है हमारा। और वैसे भी जो हुआ उसमें मुस्कान की गलती नहीं थी। वो मजबूर थी। अगर वो निखिल बीच में नहीं आता तो आज हम दोनों साथ होते। लेकिन उसके किए की सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। मैंने अपनी टीम को काम पर लगा दिया है। और तो राज बोला, क्या अब तू मुस्कान को पिया भाभी की जगह दे देगा? और फिर पिया भाभी का क्या? राज के इस सवाल से आरव चौंक जाता है। वो एक नज़र राज को देखता है और फिर बिना कुछ जवाब दिए वापस ड्राइविंग पर फोकस करता है। आरव के मुंह से कोई जवाब न सुनकर राज को बहुत बुरा लगा। उसे मुस्कान का इस तरह से घर में रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और जो बातें मुस्कान ने बताई उसकी मजबूरी के बारे में, वो बातें राज से हजम नहीं हो रही थी। पर फिलहाल तो उसने आरव से इस बारे में कोई बात नहीं की। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी आरव का फोन बजता है। डिस्प्ले में अनजान नंबर फ्लैश हो रहा था। आरव फोन उठाता है तो सामने से मुस्कान की आवाज़ आती है। हेलो आरव, मैं बोल रही हूँ, मुस्कान। मुस्कान की आवाज़ सुनकर राज गुस्से में आरव को घूरने लगता है, पर आरव उसे इग्नोर करके मुस्कान से बात करता है। हाँ मुस्कान, बोलो। और ये किसका नंबर है? वो मैंने नया फ़ोन मंगवा लिया और उसी से कॉल लगाया तुम्हें। कुछ काम था? हाँ, वो आज शाम डॉक्टर को मिलने जाना होगा। तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो प्लीज़? मेरा अकेले जाना मुश्किल होगा। आरव राज की तरफ देखता है। वो जोर जोर से सर हिलाकर ना बोलने के लिए इशारे कर रहा था। तो आरव बोला, सॉरी, पर शाम को मुझे कुछ काम है। तुम फिक्र मत करो, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें ले जाएगा। तो मुस्कान बोली, प्लीज आरव, मना मत करो। मुझे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी मदद की। मुझे अकेले बाहर जाने में डर लग रहा है। अगर कुछ हो गया तो प्लीज़ तुम साथ चलो। आरव कुछ देर सोचता है, फिर हाँ बोल देता है। तो उधर मुस्कान खुश होकर फ़ोन रख देती हैं। और यहाँ राज का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच चुका था। तो राज बोला, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे कहीं भी जाने की। मैं लेकर जाऊंगा मुस्कान को। वो मेरे साथ भी सेफ ही रहेगी, ठीक है? फिर आरव बोला, पर तुझे आज शाम नेहा के साथ शादी के कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाना है, भूल गया क्या? यार कोई बात नहीं, मैं नेहा से बोलकर शॉपिंग कैंसिल कर दूंगा। तो आरव बोला, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना, मैं चला जाऊंगा मुस्कान के साथ। राज फिर से आरव को घूरने लगता है। तो आरव उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, अच्छा ठीक है यार, अकेले नहीं जाऊंगा बस। दूसरी तरफ कपूर मेंशन, दोपहर का वक्त था और सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मुस्कान कुछ वक्त के लिए नर्स को छुट्टी दे देती हैं और फिर कमरे में दरवाज़ा बंद करके किसी को फ़ोन लगाती हैं। रिंग बजने के बाद सामने से कोई कॉल उठाता है। जैसा प्लान किया था
सब वैसे ही हुआ ना? किसी को कुछ शक तो नहीं हुआ? ये आवाज़ थी कविता जी की। मुस्कान उन्हीं से बात कर रही थी। तो मुस्कान बोली, नहीं माँ, किसी को कुछ शक नहीं हुआ। जैसा प्लान था सब वैसे ही हुआ। पर यहाँ सब बहुत अलग बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी यहाँ मेरा रहना पसंद आ रहा है। और आंटी अंकल शादी से पहले तो मुस्कान बेटा करते थकते नहीं थे। हर वक्त चाहते थे कि मैं जल्दी से शादी करके इस घर में आ जाऊं। और आज वही दोनों ऐसे अलग बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। तो कविता जी बोली, अब उनके बेटे के साथ शादी के एक दिन पहले तुम घर से भाग जाओगी तो यही होगा ना? अरे माँ, जानती हो ना, भागना मेरी मजबूरी थी। तो कविता जी बोली, चल अब झूठ बोलना बंद कर। माँ हूँ मैं तेरी और मुझसे झूठ नहीं। और फिर दोनों एक साथ हंसने लगती हैं। थैंक यू सो मच माँ। आज मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ हूँ, वरना आरब की ज़िंदगी में वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। तो कविता जी बोली, लेकिन ध्यान रखना, आगे जो गलतियाँ की है तूने वो फिर से ना हो, वरना अब मैं मदद नहीं करूँगी। पता है कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं तेरे पापा से। तो मुस्कान बोली, जानती हूँ माँ, आपने बहुत मुश्किल से पापा को मनाया था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। पर आप बस कुछ दिन और संभाल लीजिए उन्हें। तब तक तो मैं इस घर में और आरब की ज़िंदगी में अपनी जगह बना ही लूँगी फिर से। क्योंकि आरव और पिया के बीच तो कोई रिश्ता ही नहीं है। कविता जी बोली, जितना तू सोच रही है उतना भी आसान नहीं होगा। क्योंकि पिया उस परिवार से जुड़ चुकी है। सब वहाँ बहुत पसंद करते हैं उसे। और इतने दिन साथ रहने के बाद तो शायद आरब भी उसे। तो मुस्कान बोली, स्टॉप इट यार, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? मेरा आरव सिर्फ मुझे पसंद करता है। वो मुझे इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। वो हमेशा मेरा ही रहेगा। तो कविता जी बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू और आरव फिर से साथ हो जाए। पर ध्यान रहे तुम्हारे भागने का सच किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर से मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। डोंट वरी माँ, कोई गलती नहीं होगी। अब जब एक मौका मिला है तो आरव को फिर से हासिल करके ही रहूंगी। फिर मुस्कान उन्हें आरव और पिया के बारे में बताती हैं। माँ, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा हमने प्लान किया था। बस एक प्रॉब्लम है पिया। तुमने तो कहा था कि आरव उससे बात भी नहीं करता ठीक से, पर वह तो पिया के साथ काफ़ी अच्छे से रह रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं इन दोनों को एक दूसरे से प्यार तो नहीं हो गया। तो कविता जी बोली, ऐसा नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही है तुम? तू अच्छे से जानती है ना आरब तुझे कितना पसंद करता था। हाँ माँ, पर फिर भी अब मुझे कंप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है। अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन नहीं, तू तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और भाग गई उस निखिल के लिए। अब अंजाम देख लिया ना तूने, क्या किया उसने। सॉरी माँ, मुझे उस दिन ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, तो आज मेरी और आरब की शादी हो गई होती। तो कविता जी बोली, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, पर अभी भी मौका है। तू आरब के दिल में फिर से प्यार जगाने की कोशिश कर, फिर आरब खुद ही तुझे अपना लेगा और सब ठीक हो जाएगा। मुस्कान थोड़ी देर तक कविता जी से बात करती हैं और फिर फ़ोन रख देती हैं। वह शांति से जाकर अपने बेड पर बैठ जाती हैं। एक वर्कर आकर उसे कॉफ़ी दे जाता है। वो कॉफ़ी का घूंट पीते हुए बीते हुए वक्त को याद करती हैं। फ्लैशबैक, शादी से एक दिन पहले मुस्कान अपने कमरे में फ़ोन पर निखिल से बातें कर रही थी। उधर से निखिल बोला, तो फाइनली कल तुम्हारी शादी हो रही है आरब कपूर के साथ। यस बेबी, पर तुम जानते हो ना मैं यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ऑफ कोर्स डार्लिंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करने को तैयार हो। सच में आई लव यू सो मच। आई लव यू टू निखिल। अब बस कल शादी हो जाए और फिर कल जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा मैं उस आरब को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूँगी और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर निखिल बोला, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे भी उस दिन का बहुत इंतज़ार है। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर तुम अच्छे से जानती हो ना आरब ने कैसे सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। सबके सामने मुझे
नीचा दिखाया था। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर तुम भी अच्छे से जानती हो कि आरव कपूर से बदला लेना आसान काम नहीं है। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो और मेरी मदद कर रही हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब बहुत जल्दी आरव अपनी बर्बादी देखेगा। मैं जानती हूँ बेबी, मुझे भी आरव के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इतने दिनों से उसके साथ प्यार का ड्रामा कर रही हूँ। पता नहीं यह सब कब खत्म होगा और मैं कब आज़ाद होऊंगी। तो निखिल बोला, बहुत ही जल्द बेबी। बस एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए और तुम उस घर का हिस्सा बन जाओ, फिर हम अपने प्लान का इस्तेमाल करके उन पेपर्स पर आरव की साइन करवा लेंगे और फिर उसकी कंपनी, उसकी सारी जायदाद, उसका सब कुछ हमारा हो जाएगा। और फिर हम लोग ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे और वह किसी सड़क के कोने पर बैठा पछता रहा होगा। इतना कहकर निखिल जोर से हंसने लगता है। तो मुस्कान बोली, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के बाद तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही मुझसे यह ड्रामा करवा रहे हो और मेरे साथ भी ड्रामा कर रहे हो? फिर जैसे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, क्या तुम मुझे? तो निखिल बोला, अरे मुस्कान, कैसी बात कर रही हो तुम? पागल हो क्या? तुम जानती नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और आरब तो बस अभी अभी हमारी ज़िंदगी में आया है ना, पर हम दोनों तो कॉलेज वक्त से ही प्यार करते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? तो मुस्कान बोली, नहीं निखिल, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो। अगर तुम्हें मेरा प्यार ड्रामा लग रहा है तो तुम अभी के अभी वहाँ से भाग जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है यह शादी करने की, और मेरी मदद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुस्कान बोली, आई एम सॉरी निखिल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जैसे ही कल शादी होगी, मैं हमारे प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दूंगी, और फिर जैसे ही आरव वह पेपर साइन कर देगा, मैं तुरंत वह तुम्हें दे दूंगी। और फिर आरब से डाइवोर्स के बाद हम शादी कर लेंगे, है ना? यस। लेकिन ध्यान रखना, किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, खास करके जब तुम पेपर साइन करवाओ तब। वरना अगर आरब को पता चल गया तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर मुस्कान कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं उस पर अपने प्यार का ऐसा जादू चलाऊंगी कि वो आराम से साइन कर देगा। गुड। ओके, अब तुम कल की तैयारी करो, हम बाद में बात करते हैं। बाय। बाय, लव यू। मुस्कान फ़ोन पर फ्लाइंग किस देकर फ़ोन रख देती हैं, और वह जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, वह शॉक्ड हो जाती हैं। कविता जी उसके सामने खड़ी थी और कब से वो दोनों की बातें सुन रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मुस्कान उन्हें देखकर एकदम से डर जाती हैं। माँ, आप यहाँ कब? इससे पहले कि मुस्कान कुछ बोल पाती, कविता जी चिल्लाते हुए कहती हैं, चुप, एकदम चुप। यह क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तुम उस घटिया निखिल से बात कर रही थी ना, जिसे बात करने की भी तमीज नहीं है। माँ प्लीज, आप निखिल के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। तो क्या अब तुम मुझे सिखाओगी कि किससे क्या बात करनी चाहिए मुझे? मुस्कान बहुत ही डर जाती हैं। वह पहले जाकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती हैं और फिर कविता जी के सामने खड़े होकर उनसे बात करती हैं। देखो माँ, आप अच्छे से जानती हो कि मैं निखिल से कितना प्यार करती हूँ, और मैं तो सिर्फ उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन आपको ही वह पसंद नहीं आया। और फिर? तो कविता जी बोली, फिर क्या? तूने तो कहा था कि तेरा ब्रेकअप हो गया है और तू उसे भूल चुकी है, आगे बढ़ना चाहती हैं। ऐसे आगे बढ़ेगी तू? पर निखिल ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, तुझे प्यार करता है, इसलिए तुझे इस्तेमाल कर रहा है आरब को बर्बाद करने के लिए। फिर मुस्कान कहती हैं, वो मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हम दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया था। तो कविता जी बोली, पर क्यों? क्या बिगाड़ा है आरब ने तेरा? वह बेचारा तो तुझे कितना प्यार करता है और तू उसके साथ धोखा करने की सोच रही है। तो मुस्कान बोली, मैं उससे प्यार नहीं करती माँ, और मैंने उससे नहीं कहा कि मुझे इतना प्यार करे। मैं सिर्फ और सिर्फ निखिल के लिए यह सब कर रही हूँ। आरब ने निखिल की बेइज्जती की थी। हे भगवान, यह क्या जादू टोना कर दिया है उस लड़के ने
मेरी बच्ची के ऊपर, जो इसे सही और गलत के बीच फर्क ही दिखाई नहीं दे रहा। तो मुस्कान बोली, प्लीज माँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, फिर मैं अभी जाकर तेरे पापा को सब कुछ बताती हूँ। कविता जी जाने लगती हैं तो मुस्कान तुरंत उन्हें जाने से रोक देती हैं। क्या कर रही हो माँ? तुम पापा को जानती नहीं हो क्या? वो मेरी जान ले लेंगे अगर उन्हें यह सब पता चला तो। अविनाश अंकल उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कविता जी बोली, और तू उन्हीं के बेटे के साथ इतनी घटिया हरकत करने की सोच रही है? तुझे एक बार भी तेरे पापा की इज्जत का ख्याल नहीं आया? तो मुस्कान बोली, माँ प्लीज़ तुम फिक्र मत करो उसकी। मैं आरव से डाइवोर्स लूँगी, पर सारा दोष उस पर ही आ जाएगा, मुझ पर नहीं। कविता जी बोली, बस अब बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। कल तू चुपचाप आरव से शादी कर रही है, और जो भी तेरे मन में ख्याल आ रहे हैं आरव को धोखा देने के, उन्हें अपने मन से निकाल दे और सीधी तरह से अपना रिश्ता निभा, अपनी शादी को निभा। और अगर तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं खुद सबको तेरी सच्चाई बता दूंगी। फिर वह लोग तुझे जेल भेज देंगे और मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी, याद रखना। नहीं, यह शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं पूरी जिंदगी आरव के साथ उसके घर में नहीं बिता सकती। मैं सिर्फ निखिल से प्यार करती हूँ। तो कविता जी बोली, तू समझ क्यों नहीं रही? बर्बाद कर देगा तेरा प्यार तुझे। हमने तुझे इतने लाड़ और प्यार से बड़ा किया है। इसका मतलब यह नहीं कि तू अपनी मनमानी करे। आरव सच में बहुत अच्छा लड़का है। उसका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। तू पूरी जिंदगी रानी बनकर राज करेगी उस घर में। मैं तेरी खुशियाँ ही चाहती हूँ बेटा। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। तो कविता जी बोली, मैं तुझ पर भरोसा कर रही हूँ कि तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे बाद में हमें पछतावा हो। और अगर तूने आरव से शादी के बाद कुछ भी गलत किया तो मैं तेरे पापा की कसम खाकर कह रही हूँ, मैं खुद तेरी सच्चाई सबको बता दूंगी। और फिर तू और तेरा वो निखिल दोनों पूरी जिंदगी के लिए जेल में सड़ोगे। मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। ठीक है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। तो कविता जी बोली, हाँ, शादी की तैयारी कर और जो मैंने कहा उस बात का ध्यान रखना। इसके बाद कविता जी वहाँ से चली जाती हैं और मुस्कान अपना सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ जाती हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर अब वह शादी करती तो उसे पूरी जिंदगी आरव के साथ ही रहना पड़ता। वह अपनी माँ को अच्छे से जानती थी। उन्होंने जैसा कहा वह ऐसा ज़रूर करती, लेकिन वह सिर्फ निखिल से प्यार करती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। यार, यह माँ ने तो सारा प्लान बर्बाद कर दिया। मैं भी पागल हूँ। दरवाज़ा खुला छोड़कर बात करने की क्या जरूरत थी निखिल से? अगर ध्यान रखा होता तो माँ को कुछ पता ही नहीं चलता। पर अब क्या करूँ? अगर कल शादी कर ली तो पूरी जिंदगी उस घर में आरव के साथ रहना पड़ेगा। अगर शादी के बाद मेरे प्लान पर काम किया और माँ को पता चला तो वह सबको सच बता देगी और मुझे सच में जेल हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके इस शादी को रोकना होगा। पर कैसे? मुस्कान बहुत ही टेंशन में थी और पूरे कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। वह बार बार निखिल को कॉल कर रही थी, पर निखिल उसका कॉल उठा नहीं रहा था। यार, यह निखिल भी इतनी इमरजेंसी है और यहाँ यह फ़ोन नहीं उठा रहा। अब मैं क्या करूँ? रात तो हो चुकी है, कल शादी है तो सब लोग जल्दी उठ जाएंगे और सुबह से ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बस आज रात तक का ही वक्त है, मैं क्या करूं? मुस्कान बहुत कंफ्यूज थी। निखिल भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। काफ़ी देर तक बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुस्कान ने फैसला कर लिया था। उसने तुरंत अपनी बैग निकाली और अपना सामान पैक करने लगी। मुस्कान ने तय कर लिया था कि वह इस शादी से भाग जाएगी। वह जानती थी कि उसके इस फैसले से निखिल को गुस्सा जरूर आएगा, क्योंकि वह प्लान से उल्टा जा रही थी। पर उसने सोचा कि वह निखिल को पूरी बात बताएगी और समझा देगी तो वह समझ जाएगा और फिर आरव से किसी और तरीके से बदला ले लेंगे। पर अगर अभी शादी कर ली तो मैं और निखिल हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। यही सब सोचते हुए मुस्कान ने अपना बैग पैक किया और मनीष जी और कविता जी के नाम पर रूम में चिट्ठी छोड़ दी और चुपके से घर से भाग निकली।
वो भागकर सीधे निखिल के घर पहुंची। वहाँ के गार्ड उसे अच्छे से जानते थे, पर फिर भी उन्होंने मुस्कान को रोका। उन्होंने बताया कि निखिल घर पर नहीं है। मुस्कान ने बहुत पूछा कि वह कहाँ गया है, उसका निखिल से बात करना ज़रूरी है, पर गार्ड ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। मुस्कान अपना बैग लेकर वहीं ज़मीन पर परेशान होकर बैठ गई। मैम प्लीज़ आप अभी घर चले जाइए, जब सर सुबह आएंगे तब आप उनसे बात कर लेना। तो मुस्कान बोली, मैं घर नहीं जा सकती, मैं यहीं उसका इंतज़ार करती हूँ। मैम आप ऐसे पूरी रात बाहर नहीं रुक सकती, आप एक काम कीजिए, घर के अंदर जाकर बैठिए, जैसे ही सर आएंगे आप उनसे मिल लीजिएगा। मुस्कान उनकी बात मान लेती हैं और अपना सामान लेकर घर के अंदर चली जाती हैं। रात का समय था, तो अभी घर पर कोई नहीं था, कोई वर्कर भी नहीं थे। वो वहीं सोफे पर बैठती हैं और अपने ख्यालों में खो जाती हैं। काफ़ी देर हो गई थी, मुस्कान वहीं सोफे पर ही सो गई थी। सुबह जब उसकी आँख खुली तो 9 बज चुके थे। वह तुरंत उठती हैं, पर निखिल अभी तक घर आया नहीं था और उसे किसी ने जगाया भी नहीं था। उसने अपना फ़ोन देखा, निखिल का तो कोई कॉल बैक या रिप्लाई नहीं था, मगर उसके घर से बहुत से फ़ोन और मैसेज आ चुके थे। स्पेशली उसकी माँ के बहुत सारे मिस कॉल थे। वह समझ गई कि अब तक तो सबको पता चल गया होगा उसके भागने के बारे में। वह खड़ी होती हैं और एक बार फिर से बाहर गार्ड को पूछने जाने का सोचती हैं, पर उसे वॉशरूम जाना था और फ्रेश भी होना था, तो वो पहले ऊपर निखिल के कमरे की तरफ जाती हैं फ्रेश होने, क्योंकि वह बहुत बार निखिल के घर आ चुकी थी और हर जगह को अच्छे से जानती थी, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई निखिल के कमरे तक पहुंचने में। मुस्कान थोड़ा सा नींद में थी। वह सीढ़ियों से होते हुए निखिल के कमरे की तरफ जाती हैं, पर जैसे ही वह कमरे का दरवाज़ा खोलती हैं और अपने सामने का नज़ारा देखती हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है, निखिल हाउ डेयर यू।